and 3 schedules dealing in matters to be provided in standing orders, unfair labor practice, and conditions of service for change, of which notice to be given. The Act is divided in 14 chapters. Industrial Disputes Act earlier was the outcome of Defence of India Rules 1942. Rule 81A of DIR gave powers to the government to intervene in industrial disputes and general or special powers to prohibit strike or lockouts, refer any disputes for reconciliation or adjudication. Now this act has been subsumed in the Industrial Relations Code, though some powers of these trade unions have been curbed. There is a little bit resentment by these trade unions as well as laborers somewhere. Let us join hands, clap for Ahuja ji. Welcome, sir. Thank you, Kumar sir. Respected convener, Labour Committee, Advocate Kumar ji Bhatt, mentor of the group, Shil Verma ji, my respected seniors and my dear friends. अभी तक आपने 3 लेबर कोड के ऊपर 6 स्पीकर्स को सुना है। ये आइडिया जो हमारा था, ये हमारे एसपी सर का एक आइडिया था लेबर कोड को आपके सामने लाना, और इसमें सबसे मजे की बात जो आपने देखी है कि लॉ और लॉयर का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन अभी आज की डेलिब्रेशन में आपने 4 सीएज को सुना है। सीए रश्मि जैन, सीए केपी सर, सीए सीके गुप्ता जी, सीए युगल गोयल, चारों सीएज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी डेलिब्रेशन उन्होंने दी। ये एक यूनिक आइडिया जो एसपी सर का था और चारों ही स्पीकर्स ने उसको इतनी बखूबी से निभाया है कि इन चारों ने मेरी जो एक्सपेक्टेशंस, मेरे लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी हैं। तो क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ फोर कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी डेलिब्रेशंस रखी हैं। आपके लिए भी प्रिपरेटरी क्लैपिंग। सर मैं देखता हूँ कि आपको सोने देता हूँ या नहीं सोने देता, उसके बाद में क्लैप का हकदार बनता हूँ या नहीं बनता हूँ तभी पता लगेगा। इन एडवांस एंड तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। जैसा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसमें आपने 2 चीजें आप देखोगे, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशंस। अभी तक आपने जितने भी लेबर कोड में की डेलिब्रेशंस देखी हैं, उसके अंदर वर्ड यूज हुआ था एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर वर्ड यूज हुआ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट इज वाइड वर्ड, डेफिनेशन उसकी ज्यादा है, उसके अंदर इंडस्ट्री का एक पार्ट आता है। तो ये इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। और रिलेशंस का मतलब क्या है कि कभी भी आपको किसी भी बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने दूसरे पार्टनर के साथ, ये एक इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी काम करते हैं उससे उनसे सबसे आपके रिलेशंस बने रहें, तभी वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। अदरवाइज बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री चलाते हो और किसी न किसी स्टेज पे जाके वो डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, फैमिली में भी छोटी सी फैमिली होती है, घर में 2 बर्तन होते हैं तो वो जरूर खड़कते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है। पर किस तरीके के डिस्प्यूट इसके अंदर लेंगे हम, जैसे वर्कर्स और वर्कर्स के आपस के डिस्प्यूट होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के डिस्प्यूट होते हैं, 2 एम्प्लॉयर्स के आपस में डिस्प्यूट होते हैं। इन डिस्प्यूट्स के बारे में हम बात करेंगे कि या तो वो डिस्प्यूट ना हो या उन डिस्प्यूट अगर वो हो गए हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है। गवर्नमेंट ने काफी प्रोविजंस इसके अंदर डाली हैं कि उन डिस्प्यूट्स को अगर वो हो जाते हैं, किस तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं कि अगर आपने किसी वर्कर को आपने गलत तरीके से रिट्रेंच कर दिया है, उसको सैलरी टाइम पे नहीं दी, आपने उसकी सैलरी रोक ली है, आपने उसको ले ऑफ कर दिया है, आपने गलत तरीके से लॉकआउट किया है। इस तरीके के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पूरे एक्ट को तो मैं आधे पौने घंटे में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने मेन प्रोविजंस इस एक्ट की मैंने ली हैं, जिसमें हमने वर्कर कमेटी को लिया है,
ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी को लिया, कमेटी का गठन जो करना है उसको लिया है। और ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी का आपके सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 20 से ज्यादा अगर बंदे उसके अंदर है कि इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। एक हम लेंगे ट्रेड यूनियंस का लेंगे, और एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स का भी हम चैप्टर लेंगे, और सबसे लास्ट पे जो हम चैप्टर लेंगे वो आप लोगों की आंखें खोल देगा कि हमने कभी जीएसटी इनकम टैक्स में इतनी पेनल्टीज, हैवी पेनल्टीज नहीं सुनी होंगी जितनी हैवी पेनल्टीज अगर आप किसी को गलत तरीके से रिट्रेंच करते हो या किसी को ले ऑफ करते हो। अगर आप गलत तरीके से किसी को करते हो तो 20-20 लाख रुपए तक की पेनल्टीज है, और 3-3 महीने 6-6 महीने की जेल की प्रोविजंस भी हैं। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, कब ये एक्ट बना था, कब से एप्लीकेबल है, और कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 5320 ब्रैकेट में ई 21 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट हुआ है, और 1 अप्रैल 2026 से सारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये लगेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी स्टेट को। तो पूरे देश में ये आपका कोड एप्लीकेबल होने जा रहा है। सेकंड, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर उन्होंने मर्ज किए हैं। पहला, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन 3 एक्ट्स को इन्होंने मर्ज करके एक कोड बनाया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। चलो आइए, इसका एम क्या था। एम इसका यही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस को मेंटेन करना, उनके में कोई डिस्प्यूट ना हो, अगर हो तो उनका तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उस एक्ट के आगे प्रोविजंस को हम एक एक करके प्रोवाइड आगे स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सुबह एक बात कही थी कि हालांकि इसका एम ये है कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, लेकिन फिर भी इस कोड का काफी लोगों ने विरोध किया है और अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अब एक्ट आ गया है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बाद कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, मींस इस कोड को एप्लीकेबल करने की कंडीशंस क्या हैं। देयर मस्ट बी एन इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट वर्ड पढ़ा है, ये एक्ट एप्लीकेबल है इंडस्ट्री के ऊपर, और इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन पी के अंदर, और उस डेफिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप उस डेफिनेशन को पढ़ जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको पूरा का पूरा एक्ट काफी हद तक एक समझ आ जाएगा। It means this act is applicable to industry where there are workers who work for the wages, whether they are employed directly or through any other person, or means indirectly, or for a fixed term of wages or otherwise. Fixed term means जैसे भी आपने किसी एक्ट में भी पढ़ा था कि fixed, खुराना जी शायद बता रहे थे कि वेजेज की जो होती है, वेजेज में फिक्स टर्म भी हो सकती हैं, पीस रेट पर भी हो सकती हैं, टाइम पे टाइम बाउंड भी हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आपने वर्कर को एम्प्लॉय किया हुआ है तो वो इंडस्ट्री के अंदर आता है। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज एंड द स्वर्ण फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के स्वर्ण फंक्शन होते हैं उनके ऊपर, चैरिटेबल के ऊपर, फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अभी हम जब सेक्शन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्री की, आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, डोमेस्टिक सर्विसेज के ऊपर, जो हमारे घर में मेड वगैरह आती हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन पी। अच्छा, मैंने इसके अंदर काफी डेफिनेशंस को स्किप कर दूंगा क्योंकि वो डेफिनेशंस आप पहले कर चुके हो, तो मैं मेन जो डेफिनेशन इस कोर्स से रिलेटेड है उन्हीं पे अपनी इंपॉर्टेंस दूंगा। तो पहली डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन पी, इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक हमें इंडस्ट्री का मतलब नहीं पता होगा हमें इस कोड का समझ नहीं आ सकती। इंडस्ट्री मींस, इट्स मींस डेफिनेशन, any systematic activity carried on by the cooperation between the employer and workers, whether such worker is employed by such employer directly or through any other any agency, including a contractor. मीन्स अगर आपने एम्प्लॉय वर्कर को डायरेक्ट एम्प्लॉय किया गया है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू आपने उसको वर्कर को एम्प्लॉय किया है, फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स or services with a view to satisfy human wants or wishes, means
इंडस्ट्री का काम क्या होना चाहिए? वर्कर को एम्प्लॉय करना, ह्यूमन वांट्स की को सेटिस्फाई करना, और फॉर द सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और पोल। अब whether or not any capital has been invested by the for the purpose of carrying out such activity means इंडस्ट्री आपने खोली है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, कैपिटल हो या ना हो, तो अगर ये सारे काम अगर वो कोई कर रहा है तो वो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री माना जाएगा। सेकंड, सच एक्टिविटी इज कैरीड ऑन विद ए मोटिव टू मेक और एनी गेन और प्रॉफिट मीन्स वेदर और नॉट सच एक्टिविटीज इज कैरीड ऑन, चाहे उसका प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, वो अगर ऊपर दी गई कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है तो वो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री माना जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड, अब क्या क्या इंक्लूड नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया कि किस किस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। तो डज नॉट इंक्लूड institutions owned or managed by organizations wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic services। अगर इन ये कोई पर्पस है तो वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा। एनी एक्टिविटीज ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आपने पिछले कोर्स में पढ़ ली है। गवर्नमेंट रिलेटेबल टू द वन फंक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई फंक्शन का काम करती है कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इस तरीके से कोई भी काम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री नहीं है। एनी डोमेस्टिक सर्विस, जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक सर्विस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेस्टिक सर्विसेज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है ही नहीं। एनी अदर एक्टिविटीज एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और एक्टिविटीज को भी डिफाइन करती है कि ये पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो वो भी इंडस्ट्री में की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। अब हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ लिया, तो रिलेशन डिस्प्यूट की मैंने बात की थी, तो एक बार हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं आगे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? आपने एक दूसरे साथ वाले का एम्प्लॉय ले लिया, उसने आपका ले लिया, उससे रिलेटेड कोई झगड़ा है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के झगड़े को बोलते हैं। एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में कोई झगड़ा है, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में कोई झगड़ा है, विच इज कनेक्टेड with the employment or non-employment or the terms of employment with the employment or non-employment, किसी भी तरीके का, चाहे employment से related है, चाहे अगर उसके फैक्ट्री के अंदर वो इंडस्ट्री के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है तो किसी भी तरीके का झगड़ा है, और with the conditions of labor of any person and includes any dispute, कौन कौन से dispute और include कर सकते हैं? Any dispute or difference between an individual workers and an employer connected with or arising out of डिस्चार्ज, जो मैंने भी बोला था आपको, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, किसी भी वर्कर को आप गलत तरीके से इंट्रेंचमेंट करते हो, ले ऑफ करते हो, डिस्चार्ज करते हो, तो वो सारे पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट माने जाएंगे। आगे क्योंकि लॉकआउट, ले ऑफ, तो इनकी भी डेफिनेशन है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉकआउट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन यू में बताई गई है। Lockout means the temporary closing of place of employment or suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him। अगर किसी के पास जो एम्प्लॉयर वर्कर का काम करते हैं, अगर आप उनको टेम्परेरी सस्पेंड करते हो या किसी वजह से आप उनको काम देने से मना करते हो तो उसको लॉकआउट माना जाएगा कि आपने अपनी बिजनेस को लॉकआउट किया क्योंकि वो बंदा वहां पर आया है और आपने उसको काम नहीं दिया। ले ऑफ, ले ऑफ विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशंस मींस द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ। अब लॉकआउट अलग चीज होती है, ले ऑफ अलग चीज होती है। ले ऑफ कब होता है? बाय एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल
पावर ऑफ रॉ मटेरियल और एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, आपका स्टॉक ज्यादा बढ़ गया, आपने सोचा कि अभी मेरे को काम नहीं कराना, तो आप ले ऑफ कर देते हो स्टाफ को कि अभी मुझे आपसे काम नहीं कराना। या नेचुरल क्लैमिटी, कि कोई नेचुरल क्लैमिटी, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड में काफी इंडस्ट्रीज ने अपने वर्कर्स को निकाला था, ले ऑफ किया था। क्यों? क्योंकि इनके पास काम ही नहीं था, ऑर्डर्स ही नहीं थे। जब ऑर्डर्स नहीं है तो प्रोडक्शन करके करेंगे क्या, पहले का स्टॉक इतना पड़ा हुआ था। तो इस वजह से अगर आप किसी भी वर्कर को निकालते हो तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द ले ऑफ अंडर डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन टी। वर्कर हुज नेम इज बोर्न ऑन द मस्टर रोल। मस्टर रोल आपको मालूम है कि एक हर इंडस्ट्री का एक मस्टर रोल होता है जिसपे आपके परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का नाम होता है। अगर किसी भी वर्कर का नाम मस्टर रोल के ऊपर है और आप उसको काम नहीं देते तो उसको ले ऑफ माना जाएगा। किसी और वर्कर को अगर आप निकालते हैं तो वो ले ऑफ की कंडीशन में, डेफिनेशन में नहीं आएगा। रोल्स ऑफ इंडस्ट्री आ गया। अब एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। Every worker whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who present himself for the work at the establishment at the time appointed for the purpose during normal working hours on any day and is not given employment by the employer within the 2 hours मीन्स अगर आपके ऑफिस का वर्कर, ऑफिस का खुलने का टाइम 9:30 या 9 या 10 बजे का है और वो वर्कर आपको 10 बजे रिपोर्टिंग करता है और उसको 2 घंटे के अंदर अगर आप उसको काम नहीं देते तो आपको ये माना जाएगा कि आपने उसको पूरे दिन के लिए उसको ले ऑफ कर दिया, अगर 2 घंटे के अंदर आप उसको काम नहीं देते। एक और प्रोविजो है। प्रोविजो में क्या कहते हैं कि अगर किसी वर्कर को आपने शिफ्टों में काम कर रहा है, आपने उसको एक शिफ्ट में काम नहीं दिया, दूसरी शिफ्ट में काम दे दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने पर्टिकुलर एक शिफ्ट के लिए उसको ले ऑफ किया, दूसरी शिफ्ट के लिए उसको ले ऑफ नहीं किया। अगर एक दिन में 2 शिफ्ट हैं तो आपको आधे दिन के लिए उसको ले ऑफ माना जाएगा, आधे दिन के लिए उसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिट्रेंचमेंट। अब रिट्रेंचमेंट इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। इसका मतलब ही आपने उसको निकाला ही है, लेकिन रिट्रेंचमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ZH में बताया गया है। रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ ए वर्कर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन, मीन्स आपने उसको पनिशमेंट के तौर पर रिट्रेंच नहीं किया, किसी और वजह से रिट्रेंचमेंट किया है, इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं है रिट्रेंचमेंट के अंदर, वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय द वर्कर। खुद अगर उसने खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS जिसको हम बोलते थे VRS लिए तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर और रीचिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, तो 60 साल का हो गया, उसकी रिटायर होने की वैसे उम्र हो गई है, तो भी वो रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ ए वर्कर एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है कि आपका 2 साल के रखा या 5 साल के लिए रखा और 5 साल के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यू नहीं करते तो भी अगर वो उसको निकालते हो तो वो पार्ट ऑफ द रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ ए सर्विसेज ऑफ वर्कर एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, अगर आपने किसी को फिक्स टर्म के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे ही फिक्स टर्म के लिए कि आपने 2 साल के लिए किसी को रख दिया तो उसके बाद भी अगर उसको निकालते हो तो फिक्स टर्म उसकी खत्म हो गई, उसके बाद आपने उसको नहीं रखा तो वो रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा, वैसे उसको आपने निकाल दिया। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ए वर्कर ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, अगर एक वर्कर कंटिन्यूसली महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने से बीमार पड़ा हुआ है, वो ऑफिस में नहीं आ पा रहा तो उसकी छुट्टी कर देते हो, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इल बीमार चल रहा है और आपके ऑफिस में वो नहीं आ पा रहा। अगली डेफिनेशन लेंगे स्ट्राइक की। स्ट्राइक इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ZK। स्ट्राइक मींस ए सेसेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्संस employed in any industry acting in combination or a concerted refusal of a refusal under a common understanding। काफी सारे वर्कर मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं जी हमने आज काम ही नहीं करना, हमने अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई डिमांड है उसकी, किसी भी तरीके की कोई डिमांड खड़ी कर दी कि आप हमारी डिमांडें पूरी करो, पहले आप हमें बोनस नहीं दे रहे, बोनस दो वरना हम स्ट्राइक कर देंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो ये वर्किंग कंडीशंस को बढ़ाओ, आप हमें ये वर्किंग कंडीशंस आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टॉयलेट्स की, अगर वर्कर्स ये आवाज उठा देते हैं कि 1000 वर्कर्स हैं 2 टॉयलेट हैं, इस बात पे अगर वो स्ट्राइक कर देते हैं तो अगर आप रिफ्यूजल करते हो तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द स्ट्राइक एंड or includes the concerted casual leave on a given day by 50%।
अगर आपके जितने वर्कर हैं किसी दिन 50% से ज्यादा छुट्टी मार जाते हैं जानबूझकर, तो वो भी आपकी स्ट्राइक का पार्ट माना जाएगा एज पर डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड के। एपिलेट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, चारों ही कोड में एक जैसी डेफिनेशन है। एपिलेट अथॉरिटी का देख लेते हैं। एपिलेट अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to exercise such functions in such area as may be specified by the government by notification in the official gazette। किसी को भी एपिलेट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी में भी है, ट्रिब्यूनल है और फर्स्ट अपील है। अब हम डेफिनेशन करेंगे एवरेज पे की। एवरेज पे को मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जितने भी आप रिट्रेंचमेंट पढ़ोगे, ले ऑफ पढ़ोगे, लॉकआउट पढ़ोगे, किसी भी तरीके का आपने एम्प्लॉय को अगर कोई बाद में कंपनसेशन देनी है तो आप उसको किस बेस पे दोगे? एवरेज पे के बेस पे दोगे। तो एवरेज पे को जानना बड़ा जरूरी है कि क्या है एवरेज पे। एवरेज पे मींस द एवरेज ऑफ वेजेस पेबल टू ए वर्कर Average pay means the average of the wages payable to a worker in the case of monthly paid worker in 3 complete calendar months। अगर किसी को आप मंथली वेजेस दे रहे हो तो लास्ट के जब भी उसको रिट्रेंचमेंट करोगे या उसको निकालोगे तो जो भी कंपनसेशन दोगे उसके जो लास्ट 3 महीने की एवरेज होगी, सैलरी होगी, वेजेस होगी, उसकी एवरेज आप निकालोगे। इन द केस ऑफ वीकली पेड वर्कर तो 4 कंप्लीट वीक्स की आपको एवरेज पे निकालनी है। इन द केस ऑफ डेली तो 12 दिन की आपको अपना कैलकुलेट करनी है। ये एवरेज पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। प्रोसीडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेबल, जिस डेट को वो पेबल बनेगी उस डेट से पहले 12 दिन या 4 हफ्ते या 3 महीने। अब किसी वर्कर ने 3 महीने 4 वीक या 12 दिन काम ही नहीं किया तो जितने दिन उसने काम किया होगा उतने दिन को बेस मान के उसकी एवरेज पे को हम निकालेंगे। दिस इज द फार्मूला गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी कि एवरेज पे हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अवार्ड। अवार्ड मींस कि अगर आप किसी को निकालते हो और अपना वो केस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस कर देता है और वो केस जीत जाता है तो उसको जो कंपनसेशन मिलती है, अवार्ड मिलता है। Award means any interim or final determination of any industrial dispute or any question relating thereto by the industrial tribunal referred to in section 44 or national industrial tribunal referred to in section 46 includes an arbitration awards made under section 42। यहाँ से जो भी उसको compensation मिलेगी वो award की कैटेगरी में उसको रखा गया है। कंट्रोल इंडस्ट्रीज की इतनी कोई खास नहीं है। एम्प्लॉय और वर्कर की डेफिनेशन को हम जरूर लेंगे। एम्प्लॉय मींस एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन IL। एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एंगेज्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर अप्रेंटिस को नहीं लिया गया। जो काफी कंपनीज हाँ सेम डेफिनेशन अप्रेंटिस को अपॉइंट करती हैं तो उनको डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। Employed by an industrial establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled, manual, operational, supervisor, managerial, administrative, technical और clerical work। इस किसी भी तरीके का कोई बंदा काम करता है वो आपका एम्प्लॉय माना जाएगा। क्लरिकल वर्क और हायर और रिवार्ड सैलरी के बेस में। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली है इम्प्लाइड कोई कंडीशन है उसकी। And also includes a person declared to be an employee by an appropriate government but does not include any member of the armed forces। armed forces को इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर नहीं रखा गया। वर्कर की डेफिनेशन थोड़ी मिलती जुलती है लेकिन बहुत वाइड डेफिनेशन इसमें कर दी गई है क्योंकि इसमें और भी लोगों को काफी इन्होंने इंक्लूड किया है। वर्कर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन ZR। वर्कर मींस एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, इसमें भी अप्रेंटिस को नहीं लिया गया। Employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, supervisor work। यहां तक तो जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी वो है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट, तो इसके अंदर जर्नलिस्ट को भी लिया गया है। एंड जर्नलिस्ट एंड अदर एम्प्लॉयमेंट 1055 एंड सेल्स प्रमोशन
जो आपके काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉय वर्कर्स की डेफिनेशन में रखा गया है ऑफ द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन एंड सर्विसेज एक्ट 1976 के अंदर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है आपको इसके रिलेटेड है, और अदर डिस्प्यूट इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है, एनी सच पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection with or as a consequences of that dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute। तो अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो आपको वो वर्कर माना जाएगा जो उसके अंदर आपने आपका काम कर रहा है। बट डज नॉट इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया वर्कर की डेफिनेशन में, Who is subject to the Air Force Act 1950, Army Act 1950, Navy Act 1957? These are not part of the industry and इनको भी वर्कर की कंडीशन में भी नहीं रखा गया। Who is employed in the police services or as an officer of other employee of a prison? अगर कोई जेल का कोई एम्प्लॉय है या सेम डेफिनेशन है। Who is employed, तो provided that for the purpose of chapter 3, अब यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं, नहीं एक और है कि who is employed in a supervisor capacity drawing wages exceeding 18,000, तो ये आपने बता भी चुके हो। Provided that for the purpose of chapter 3 trade unions, chapter 3 trade unions से related है। Worker means all persons employed in trade or industry and includes the worker as defined in clause 2M of section 2 of the unorganized worker social security 2008। तो लगभग डेफिनेशन आपकी जो पिछले एक्ट में आपने पढ़ी है वो सारी की सारी सेम है। अब हम डेफिनेशन पार्ट से आगे चलते हैं कि अगर इन कोड के एप्लीकेबल होने के बाद जो पिछले केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस सेक्शन 51 में ये डिफाइन किया गया है कि उनका क्या होगा जो पुराने केसेस हमारे चल रहे हैं। On and from the date of commencement of this code, the case is pending immediately before such commencement in the Labour Court and the tribunal constituted under the Industrial Dispute Act 1947। तो ये तीन एक्ट इसके अंदर मौजूद हुए। तो अगर 1947 एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के एक्ट कोई आपके मैटर पेंडिंग थे तो शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग ज्यूरिसडिक्शन। सेम अगर नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 90 नेशनल ट्रिब्यूनल में कोई चल रहे थे वो भी ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। द केसेस ट्रांसफर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ द ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल शैल बी डेल्ट विद डी नोवो और फ्रॉम डी नोवो का मतलब होता है लेटिन वर्ड है फ्रेश, कि जो सारे के सारे फ्रेश से स्टार्टिंग हो उसकी होगी, लेकिन सारे के सारे केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे एक नए सिरे से। ये सारा हमने डेफिनेशंस पार्ट पढ़ लिया और हमने पुराने केसेस के बारे में भी पढ़ लिया कि पुराने केसेस का क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क कमेटी। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके रिलेशन वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। और इस कोड का मतलब भी यही है, पर्पस भी यही है कि आपके एम्प्लॉयर और वर्कर्स के रिलेशंस मेंटेन रहे, सस्टेन रहे और आपका एक वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है वो एक अच्छा बना रहे। जितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहेगा उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर काम टीम वर्क से होता है, बिना टीम वर्क के कोई भी काम नहीं होता। अकेला बंदा कभी भी सक्सेस नहीं गेन कर सकता। मुझे तो लगता नहीं अंबानी कभी ऑफिस भी जाता हो तो उसको टीम वर्क से ही उसका काम चलते हैं, हमारे जैसे जाते हैं ऑफिस को बस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क कमेटी सेक्शन 3 के अंदर एक प्रोविजन रखी गई है कि अगर ये एप्लीकेबल कब है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसको वर्क कमेटी बनानी है। इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर वर्कर कमेटी को बनाना है किसी को तो उसके अंदर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते होने चाहिए। उससे नीचे अगर कोई वर्कर किसके अंदर 99 भी है तो भी उसके ऊपर ये इस कोड की ये वाली सेक्शन प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और एनी डे कब तक, पिछले 12 महीनों के अंदर किसी भी दिन अगर 100 बंदे हो गए, सपोज करो कि पूरे 12 महीने में एक दिन 100 बंदा हो गया और उसके 11 महीने 39 डेज जो भी 50 होते हैं उसमें आपके 99 वर्कर्स हुए,
तो आपके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन भी हो तो 100 बंदे एक दिन हो गए हैं। आई थिंक ESI EPF में भी यही प्रोविजन है कि अगर आपके 20 या 20 से ज्यादा बंदे एक दिन भी अगर हो जाते हैं तो आपके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या करना है उसको, द गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट ए वर्क कमेटी in such manner as may be prescribed consisting of representative of employer and the workers। अब इसके अंदर मेंबर कौन कौन होगा, जितने भी मेंबर हैं, हम आगे बढ़ेंगे कितने मेंबर इसमें होने चाहिए, इक्वल नंबर में एम्प्लॉयर और इक्वल नंबर में आपके वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। अगर सपोज करो 10 मेंबर हैं तो 5 वर्कर्स के मेंबर होने चाहिए और 5 ही आपके एम्प्लॉयर के मेंबर होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट the number of representative of workers in such committee shall not be less than the number of representative of the worker। यही मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉई के और वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बराबर मात्रा में होने चाहिए। Further, the representative of the workers shall be selected in consultation with the trade unions as defined in section 9 of the code। तो जो वर्कर्स के अपना रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपके ट्रेड यूनियन की सलाह से, जो भी उसकी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी, यानी कोई भी ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी उसकी सलाह से वो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे सिलेक्ट किए जाएंगे। रोल क्या है इस कमेटी का? रोल ऑफ दिस कमेटी इज सिंपल, टू प्रमोट मेजर्स टू securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and to comment upon matters of their common interest or concern and endeavor to compose any material differences of opinion in respect of such matters। मीन्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में कोई छोटे मोटे झगड़े हैं, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है, कोई इनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, तो वो आगे सीधा केसेस ना फाइल करके इस वर्कर कमेटी को रेफर किए जाएंगे और वो एक जिसको बोलते हैं कि कोरिलेशन दोनों के बीच में बनाएगी कि कैसे कैसे ये उसको डिस्प्यूट को हमने सोल्व करना है। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आगे वो ट्रिब्यूनल है जो भी है। तो इसका रोल पर्पस की है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों के मेंटेन रहे, सस्टेन रहे। ये था वर्कर कमेटी का। अब आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। इसको आप गौर से पढ़िए, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये हर इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिसमें 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। जो वर्कर कमेटी थी वो 100 मेंबर्स के लिए थी, 100 वर्कर्स के लिए थी, ये 20 वर्कर्स या उससे ऊपर के वर्कर्स के लिए है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कोड, इफ द एनी इंडस्ट्रियल यूनिट हैव एम्प्लॉयड 20 और मोर वर्कर्स, इट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेज। कोई भी किसी का डिस्प्यूट है उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी के क्या काम है, क्या उसकी आगे पावर्स दी गई हैं, तो हम आगे एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 10। सब इसमें 10 से ज्यादा इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। मिनिमम को नहीं दिया गया इसके अंदर, लेकिन 10 मेंबर कम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। एंड देयर शैल बी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे वर्कर कमेटी के अंदर था, इसके अंदर भी बराबर के दोनों के मेंबर होने चाहिए। अगर 10 हैं तो 5 एम्प्लॉयर के होने चाहिए और 5 आपके वर्कर्स के एम्प्लॉयर होने चाहिए। द चेयरमैन शैल बी सिलेक्टेड। इन 10 में से एक बंदे को चेयरमैन सिलेक्ट किया जाएगा और एवरी ईयर शैल बी रोटेटेड। हर साल उसको रोटेट किया जाएगा। देयर शैल बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन वर्कर्स। अगर आपके उसमें वुमेन वर्कर्स ज्यादा हैं तो जितनी प्रोपोर्शंस में वुमेन वर्कर आपकी काम करती हैं उसी प्रोपोर्शन में उसके रिप्रेजेंटेशन भी वहां पर होनी चाहिए। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट, the aggrieved worker shall file an application to this committee within a period of 1 year from the actual cause of action of that dispute। जिस दिन कोई किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ है किसी भी वर्कर के साथ, वो 1 साल, उस डिस्प्यूट के 1 साल के अंदर इस रिड्रेसल कमेटी को अप्लाई करेगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। The grievance redressal committee may complete the proceedings within 15 days of the receipt of the application। जिस डेट को एप्लीकेशन उसको मिलेगी 15 दिन के अंदर उसको सोल्यूशन निकाल के उसको देना है। अगर सोल्यूशन वर्कर की फेवर में जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रिब्यूनल में आगे अप्लाई कर सकता है। The decision of the committee shall be based on the majority rule। अगर 10 मेंबर हैं
और तो मेजोरिटी 6 की, तो 6 बंदे अगर उसको हाँ कर देते हैं तो वो उसका सोल्यूशन माना जाएगा। तो मेजोरिटी रूल प्रिवेल कर लेगा। इफ एनी एग्रीड वर्कर, हाँ एक चीज इसमें हो रहा है, ऑन द मेजोरिटी व्यू ऑफ द कमेटी प्रोवाइडेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एग्रीड। अगर सपोज करो कि 5 उसके 5 उसमें है, तो 3 कम से कम वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें हाँ करने चाहिए, तभी वो माना जाएगा। इफ एनी एग्रीव्ड वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड with the decision or whose application is not disposed of within the time specified, means 15 दिन, that is 30 days, so यहाँ पे 30 days लिखा है, he may apply for the reconciliation through the trade union। अगर वो यहाँ से satisfied नहीं है तो वो सीधा trade union से संपर्क कर सकता है, वहां पर जाकर अपनी application लगा सकता है। where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual worker, any dispute or differences between the worker and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute, and उसके से related सारे के सारे dispute के जो है वो grievance redressal committee को refer किए जाएंगे। Notwithstanding anything contained in this section or section 53, any worker as is specified in subsection 5, he may make an application directly to the tribunal। अगर कोई वर्कर ये चाहता है कि मैं तो redressal committee के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, तो he can go to the tribunal, ऐसी कोई रोक उसके ऊपर नहीं है। The application referred to in section 10 shall be made to the tribunal before the expiry of 2 years from the date of discharge। किसी अगर वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है तो जिस दिन को उसको डिस्चार्ज किया उस डेट से 2 साल के अंदर उसको डायरेक्टली ट्रिब्यूनल को, 2 साल के बाद अगर वो ट्रिब्यूनल को रेफर करता है अपना एप्लीकेशन तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये सारा था आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियंस का अगर देखें तो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन का एक्ट ही इसके अंदर मर्ज किया गया है।